हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक अपकमिंग आईपीओ है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT का आईपीओ, जो कि 2 दिसंबर को ओपन होने वाला है। इसके बारे में जानकारी लेंगे क्योंकि इसका जो प्राइसमेंट है 10 लाख रुपए से लेकर 10.5 लाख रुपए के बीच में है और ये अलग टाइप का कुछ आईपीओ है। उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, मतलब बेसिक जो भी जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा सुरक्षा आईपीओ और अपकमिंग आईपीओ दिसंबर के अंदर कौन कौन से होने वाले हैं और अगले साल बढ़िया आईपीओ कौन कौन से आने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले 2 से लेकर 4 दिसंबर के बीच में जो प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT का जो आईपीओ है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आईपीओ है, वैसे जनरली REIT आईपीओ आते हैं, तो ये जो आईपीओ है SMREIT आईपीओ है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस REIT आईपीओ। तो ये जो है कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है। अब REIT का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इस टाइप के ट्रस्ट होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके अंदर क्या होता है कि ये लोगों से पैसा लेते हैं, कोई भी हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो बड़ी प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। नॉर्मली जो REIT होते हैं उसमें 500 करोड़ रुपए या उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब वो कोई बिल्डिंग वगैरह उसको लीज पर लेते हैं, फिर वहां से जो रेंटल इनकम वगैरह होती है वो इन्वेस्टर्स में बांटते हैं, मतलब डिविडेंड के रूप में बांटते हैं या ब्याज वगैरह जो भी देते हैं तो उस रूप में वो बांट देते हैं। अब एक तो नॉर्मल REIT होती है, जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल REIT के काफी सारे आईपीओ आ चुके हैं, ब्रुकफील्ड वगैरह ये आईपीओ आ चुके हैं, ठीक है। फिर नेक्सस एक आ चुका है और उससे पहले एक अभी भारत इन्वेट भी आया था। तो काफी सारे ऐसे आईपीओ आ चुके हैं और ऐसे काफी सारे ट्रस्ट बन चुके हैं। तो इनके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि भाई 15,000 रुपए का लॉट साइज होता है। 15,000 रुपए का नॉर्मली रिटेल कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको क्या है कि जितने शेयर्स हैं उनके पास उस हिसाब से डिविडेंड वगैरह के रूप में उनको इनकम होती रहती है। क्वार्टरली डिविडेंड जैसे भी ये मतलब डिसाइड करते हैं उस हिसाब से डिविडेंड वगैरह सालाना मिलता रहता है। नॉर्मली इतना मिलता है, जैसे आप मान के चलिए कि 7 से लेकर 10-11% के बीच में नॉर्मली इतना डिविडेंड मिलता है सालाना। 100 में से मतलब अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो आपको 7 रुपए से लेकर 11-12 रुपए के बीच में इतना डिविडेंड मिल जाएगा। और जनरली अभी मैंने काउंट किया है तो 7 से 8%, मैक्सिमम 9% जैसा देखने को मिला है मुझे। फिर ये जो आईपीओ आ रहा है SMREIT है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब ये क्या है कि नया टाइप का एक कॉन्सेप्ट लेके आई है सेबी, और इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो मिनिमम 10 लाख रुपए से लेकर 10.5 लाख रुपए का इसका प्राइस में रखा गया। तो मिनिमम 10.5 लाख रुपए किसी को भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे शुरुआती तौर पर, और इसमें एक शेयर ही मतलब एक यूनिट ही दिया जाएगा। और नॉर्मल REIT आईपीओ में क्या होता है कि 15,000 रुपए का लॉट होता है, तो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर सब लगा सकता है। अब इसमें HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वही पैसा लगाएंगे। 10.5 लाख अब कौन लगाएगा, वही लगाएंगे। और ये आईपीओ जो है NSE BSE दोनों के अंदर लिस्ट हो रहा है। और अभी अगर देखें तो उसका कोई भी फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जैसे दूसरे REIT आईपीओ होते हैं उनके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, 2 साल 3 साल से वो चल रहे होते हैं, उसके बाद वापस वो आईपीओ वगैरह लेके आते हैं। तो ये सीधा डायरेक्ट ही लॉन्च हो रहा है और कोई भी फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अभी ये क्या करेगी, जो इनकम वगैरह यहाँ से मतलब आईपीओ से पैसे जुटाएगी तो आगे लीज पे ले रही है। कोई एक मतलब बिल्डिंग है, बनी बनाई हुई बिल्डिंग होती है बैंगलोर के अंदर, रिंग रोड के पास है। तो वो बिल्डिंग ले रही है 9 साल की लीज पर। तो वो बिल्डिंग लेगी, लीज पर लेगी, तो वहां से जो रेंटल इनकम वगैरह होगी, तो जो भी इनकम वगैरह होगी वो फिर इन्वेस्टर्स में बांट दी जाएगी। जनरली REIT आईपीओ में ज्यादा कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई शेयर में ग्रोथ देखने को मिलती है। डिविडेंड भी मिलता है तो इतना ज्यादा नहीं मिलता, 8-9% जैसा हमें सालाना डिविडेंड देखने को मिलता है। इतना नॉर्मली दूसरा कोई शेयर होता है उसके अंदर भी मतलब प्रॉफिट देखने को मिल जाता है महीने 2 महीने के अंदर। इस कारण मान के चले जिनको इससे कोई फिक्स इनकम चाहिए होती है कि ब्याज टाइप की, तो उनके लिए तो ठीक है भाई। जो शेयर मार्केट के तौर पर मतलब शेयर लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से तो थोड़ा मतलब ये कम रिटर्न जनरेट करने वाला है। अब ये क्या है कि 9 साल की लीज पड़ लेगी। ये बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग होती है जो ऑफिस के पार्क्स वगैरह बने होते हैं, बैंगलोर के अंदर है, ठीक है। और दोस्तों अभी इंडिया के अंदर वेडिंग, क्रिसमस, न्यू ईयर की शॉपिंग का सीजन चल रहा है, तो इससे रिटेल और FMCG सेक्टर थोड़े ट्रेंड में रहते हैं। उनके क्वार्टरली रिजल्ट जो है अच्छे आते हैं, पर मार्केट में जो ट्रेंड में होता है उसके साथ रिस्क भी होता है और ट्रेंड को समझने के लिए गाइडेंस की भी जरूरत होती है। तो उसके लिए मुझे स्वास्थ्य का प्लेटफॉर्म काफी यूजफुल लगता है। यहां आपको ट्रेडिंग गाइडेंस के साथ साथ हर यूजर को डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है जो स्टॉक सिलेक्शन और इन्वेस्टमेंट में गाइड करता है, और ये नई यूजर्स के लिए काफी जरूरी है। और स्वास्थ्य के पास 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है। NSE BSE MCX NCDX NSDL CDSL से भी अवॉर्डेड है और इनके पास 800 प्लस एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहती है। उसके अलावा 24/7 कॉल एंड चैट सपोर्ट भी है।
100+ सिटीज में इनके ऑफिसेज भी है जहां पर आप डायरेक्टली जाके हेल्प ले सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट का है, काफी इजी है। तो नए वेंचर्स और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत के लिए स्वास्तिका को चेकआउट करना मत भूलिएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, जिसके अंदर इनका 4.6 ईयर्स का जो है लॉक इन पीरियड है। मतलब वहां तक इनको मतलब रखना ही है भाई, जो भी ये लीज पर लेते हैं, वरना जो भी इनका फाइन वगैरह है वो लग सकता है। हर 3 साल में 15% जो रेंट के अंदर इंक्रीमेंट होगा। जो ये लीज वगैरह ले रहे हैं लीज पे, तो हर 3 साल में 15% का इंक्रीमेंट होगा इनके। अब जो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे भाई, 10-10.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर, तो उनको लगभग पहले साल 9% का हिसाब से ब्याज मिलेगा, मतलब 9% यील्ड। फिर अगले साल 8.7% यील्ड, फिर उससे अगले साल 8.6% यील्ड। तो टैक्स वगैरह काटने के बाद 8.2%, 8.2% के आसपास बचेगा। तो जो 10 लाख रुपए लगाएंगे तो एवरेजली उनको हाथ में मतलब 82,000 रुपए के आसपास आएंगे सालाना। बट ये इनकी ऐसी स्कीम है, जो RHP में लिखा वो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये जो इतना रिटर्न दे रहे हैं भाई 8% का, 10 लाख लगाने के बाद सिर्फ 8% का रिटर्न, ये तो बहुत कम है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में इससे ज्यादा आ जाता है रिटर्न। कोई भी एक समझदार इन्वेस्टर क्यों लगाएगा? ठीक है, ये जो चीजें होती है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होती है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी स्कीम्स होती है, उनके लिए ये स्कीम वगैरह बढ़िया है सेफ्टी के रिटर्न के लिए। इसमें QIB पोर्शन 75% का, NII पोर्शन 25% का है। अब ये 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। प्राइस बैंड मैंने आपको बताया 10 लाख से लेकर 10.5 लाख रुपए के बीच में एक यूनिट है। लिस्टिंग इसकी 9 दिसंबर को है। ग्रे मार्केट वगैरह के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं है। तो ये थोड़ा नया टाइप का कॉन्सेप्ट है। जितना मुझे जानकारी थी मैंने आपको बता दी है और सारी चीजें आपको समझा दी। आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि ये चीज क्या है। और भी कोई डिटेल होगी तो मैं आपको जानकारी वगैरह प्रोवाइड करवाता रहूंगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। फिर दोस्तों सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का IPO, उसकी अभी तक कोई भी डिमांड वगैरह नहीं है। आज भी कोई भी खास डिमांड तो वगैरह नहीं बता रही है ग्रे मार्केट वगैरह के अंदर। वैसे ग्रे मार्केट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों अपकमिंग IPOs में बात करें, अगर दिसंबर महीने के अंदर जो अपकमिंग IPOs है उनमें से बात करें तो एडवांस फाइनेंशियल, उसका IPO हमें देखने को मिल सकता है। एडवांस फाइनेंशियल जो है उसकी डेट्स वगैरह जल्दी ही आ सकती है। फिर मोबीक्विक का IPO, उसकी भी डेट हमें जल्दी ही ओपन होते हुए देखने को मिल सकती है। मोबीक्विक का IPO जल्दी ही ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। दिसंबर की बात कर रहा हूं। फिर ममता मशीनरीज IPO, इसकी भी हमें दिसंबर में ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। फिर विशाल मेगा मार्ट का IPO, विशाल मेगा मार्ट आपको पता है रिटेल चेन स्टोर है, तो इसका भी IPO हमें जल्दी ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। ये काफी बड़ी साइज का IPO होगा, 8,000 करोड़ रुपए का हो सकता है पूरा OFSO। तो ये IPO भी हमें दिसंबर में ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये जो कुछ IPOs है, 4 IPOs मैंने आपको नाम बताया, ये दिसंबर में ओपन होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। और अभी बात करें कि दिसंबर महीने की, तो कोई बड़ा IPO, बिगेस्ट IPO जैसे कहें, तो वो अभी बिगेस्ट IPO इस महीने के अंदर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। बिगेस्ट IPOs जो है हमें 2025 में देखने को मिल सकते हैं, मार्च के बाद हो सकता है कि भाई हमें बड़े बड़े जो बिगेस्ट IPOs है वो देखने को मिल सकते हैं। फिर दोस्तों एक नॉर्वे की कंपनी है ऑर्कला, तो ये इंडिया के अंदर लगभग $40 करोड़ का IPO लेके आ सकती है। $40 करोड़ लगभग होता है 3300 करोड़ रुपए के आसपास। तो इतना बड़ा साइज का ये IPO लेके आ सकती है। और ऑर्कला लगभग $2 अरब की वैल्यूएशन मांग सकती है। तो ये IPO जो है 2025 तक हमें देखने को मिल सकता है। अब ये जो ऑर्कला है ये नॉर्वे की कंपनी है। इधर अभी आप MTR फूड्स, आपने नाम सुना होगा, MTR के मसाले वगैरह आते हैं, MTR के फूड्स वगैरह ऐसे फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसके अंदर इसकी मतलब हिस्सेदारी है, मतलब आप कह सकते हैं आप ओनरशिप आप कह सकते हैं। और उसके अलावा ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स, उसके अंदर भी इसकी हिस्सेदारी है। तो ये कंपनी जो है MTR फूड्स के अंदर अपनी ओनरशिप वगैरह रखती है। 2021 में इसने कुछ स्टेक वगैरह खरीदा था इसके अंदर। और आप ये नोट कीजिए कि भाई अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी विदेशी कंपनी आ रही है जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखे हैं, वो आके अब इंडिया में महंगी वैल्यूएशंस पर IPO लेके आ रहे हैं। जैसे अभी ताज़ा एग्जांपल देख लीजिए, Hyundai मोटर्स काफ़ी ज़्यादा महंगी वैल्यूएशंस लेके आए हैं। हालांकि इतनी वैल्यूएशंस वो डिजर्व ही नहीं करता था, बट फिर भी उसको वैल्यूएशंस मतलब IPO लाने के लिए मंजूरी मिल गई। वो पता नहीं मिली कैसे, मिलनी तो नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा वो पैसा किसका जाता है? रिटेलर्स का सारा पैसा जाता है। तो बहुत सारी ऐसे विदेशी कंपनी आ रही है। अब उसमें से एक और है LG इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने नाम सुना होगा। LG के टीवी आती है, फ्रिज आते हैं, वॉशिंग मशीन है, ये AC वगैरह आती है। साउथ कोरिया की कंपनी है LG। अभी Hyundai ये भी साउथ कोरिया की कंपनी थी, वो भी महंगी वैल्यूएशंस लेके गए, अब ये भी महंगी वैल्यूएशंस ही लेके आएंगे। तो LG जो है करीबन $1.5 अरब का IPO, इतना बड़ा IPO लेके आ सकते हैं। $1.5 अरब लगभग होता है 12 से 13 हजार करोड़ रुपए का बड़ी साइज का ये IPO लेके आ सकते हैं। मतलब ये भी काफी बड़ी महंगी वैल्यूएशंस ही मुझे नजर आ रही है। तो ये 2 विदेशी कंपनियों के IPO होंगे। तो एक तो LG है, दूसरा है MTR फूड्स की मतलब पेरेंटल कंपनियों के हैं तो ऑर्कला जो नॉर्वे की कंपनी है।
तो ये दो आईपीओ हमें देखने को मिल सकते हैं जो बड़ी महंगी वैल्यूएशंस और विदेशी कंपनियों के आईपीओ हो सकते हैं। फिर एक और जर्मनी की कंपनी है जो कार पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, माले GmbH। तो ये कंपनी जर्मनी की कंपनी है, आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। ये भी लगभग 40 करोड़ डॉलर के आसपास का आईपीओ लेके आने वाली है, लगभग 3300 करोड़ रुपए के आसपास। और ये कंपनी जो है जर्मन कंपनी है, कार के पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का नाम है माले GmbH। और ये इतनी साइज का अगर आईपीओ लेके आती है, लगभग 40 करोड़ डॉलर, लगभग 3300 करोड़ रुपए के आसपास, तो 1 अरब डॉलर की वैल्यूएशन लगभग हो सकती है इसकी, मतलब इतनी वैल्यूएशन की डिमांड कर सकती है। तो ये भी मुझे लगता है महंगी ही वैल्यूएशन है। तो ये कंपनी जर्मनी की कंपनी है, कार पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। तो अब ये 3 आईपीओ होंगे जो विदेशी कंपनियों के आईपीओ। फिर दोस्तों 2025 के अंदर जो बड़ा आईपीओ होगा, जियो टेलीकॉम का आईपीओ, जो कि बिगेस्ट आईपीओ होगा, मतलब इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ ये होने वाला है 2025 के, मतलब FY26 मान के चलिए, उसके Q2 या Q3 के अंदर हमें ये आईपीओ देखने को मिल सकता है। और ये आईपीओ हो सकता है, उम्मीद है कि 50,000 करोड़ से बड़ी साइज का आईपीओ होगा, मतलब ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है। उसके बाद रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ देखने को मिल सकता है, वो भी काफी बड़ी साइज का आईपीओ होगा। फिर दोस्तों C2C एडवांस सिस्टम, जिसकी अभी चर्चाएं चल रही थी, जिसकी वापस वो रिपोर्ट मांगी थी, भाई ऑडिट रिपोर्ट वगैरह वापस सबमिट करनी है, सेबी ने ऐसा मांगा था, NSE ने भी मांगा था। तो उसकी अभी जो लिस्टिंग डेट है वो आ रही है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर के पास हो सकता है आसपास, उसके आसपास लिस्टिंग देखने को मिल सकती है इस आईपीओ की, या हो सकता है कोई और अपडेट आ जाए तो फिर हमें देरी भी देखने को मिल सकती है। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया, मतलब जिन जिन लोगों ने विड्रॉल नहीं किया इस एप्लीकेशन को लेकर बैठे हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे जनरली आपकी क्या राय है कि भाई ये ऐसे में आईपीओज मतलब आ रहे हैं तो ये कैसे आने चाहिए, मतलब पूरा मुझे लगता है जांच वगैरह होके आने चाहिए ताकि रिटेलर्स को नुकसान ना हो। अब रिटेलर्स को क्या पता कहाँ से वो स्टडी करेगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते तो आप पूरे चेक करके उसके बाद मंजूरी दीजिए ताकि किसी के भी गड़बड़ ना हो। फिर दोस्तों कायंस टेक्नोलॉजी जो कंपनी है जो लिस्ट हो चुकी है, उसकी एक और सब्सिडरी कंपनी है कायंस सेमिकॉन, जो कि सेमीकंडक्टर वगैरह मैन्युफैक्चर करेगी साणंद वगैरह के अंदर। 3300 करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये हो सकता है अगले 5 साल में ये भी आईपीओ हमें देखने को मिले, उसकी प्लानिंग ये कर रहे हैं अभी से ही। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और स्वास्तिका की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दिया, चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।